सुबह का सूरज अभी निकला भी नहीं था और पूरे मोहल्ले में अंधेरा था, मगर आयशा की सुबह हो चुकी थी। सर्दियों की ठंडी हवा आंगन में चल रही थी और आयशा नलके के ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी। उसके हाथ जम रहे थे और उंगलियां नीली पड़ रही थी, मगर वह रुक नहीं सकती थी, क्योंकि अगर शमीम बेगम जाग गईं और काम मुकम्मल पूरा न हुआ तो आज का दिन भी कयामत बन जाएगा। अचानक कमरे से शमीम बेगम की भारी आवाज गूंजी, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ? आयशा ने जल्दी से आंचल से अपने कांपते हाथ पोंछे और कहा, अम्मी जी, बस पराठे बना रही हूँ। शमीम बेगम चेहरे पर हमेशा की तरह सख्ती लिए सहन में आई और बोली, नवाबजादी, 7 बज चुके हैं। मेरा बेटा रात भर बाहर काम करता है और उसे सुबह नाश्ता भी वक्त पर न मिले। अपने बाप के घर तो तू 12 बजे सोकर उठती होगी। आयशा ने सर झुका लिया और कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि शमीम बेगम को जवाब देने का मतलब अपनी आफत को दावत देना था। किचन में धुआं भरा हुआ था और आयशा तवा गर्म कर रही थी, मगर गर्मी हो या सर्दी, इस किचन में हमेशा उसका दम घुटता था। अचानक उसका ध्यान बटा और पराठा थोड़ा सा ज्यादा सिककर हल्का सा जल गया, जिस पर शमीम बेगम ने प्लेट को देखकर गुस्से से कहा, ये क्या है? मेरे बेटे को ये जला हुआ खाना खिलाएगी? कौन से अजाब से पाला पड़ गया है मेरा? अभी ये सिलसिला थमा नहीं था कि शमीम बेगम की तेज आवाज पूरे घर में गूंजी, आयशा। जिस पर सहन में कपड़े सुखाती आयशा चौंक गई और डरते डरते बोली, जी अम्मी जी, यह कपड़े अभी तक इस्त्री क्यों नहीं हुए? मैं अभी करती हूँ। शमीम बेगम ने गुस्से से बात काटते हुए कहा, सारा दिन यही सुनती हूँ तुमसे। आयशा खामोश रही, क्योंकि खामोश रहना अब उसकी आदत बन चुका था। वो जानती थी कि कुछ जवाब देती तो बात बढ़ जाती और अरसलान तक पहुँच जाती और फिर रात उस पर भारी गुजरती। शादी को 3 साल हो चुके थे, मगर आयशा को यूं लगता था जैसे 3 सदियां गुजर गई हों। आयशा एक मुतवस्सित लेकिन इंतहाई गैरतमंद और पढ़े लिखे घराने की बेटी थी। वो शक्ल व सूरत में आम सी थी, मगर उसकी सीरत, उसकी धीमी मुस्कुराहट और सबका ख्याल रखने की आदत ने उसे अपने मोहल्ले में सबका लाडला बना दिया था। उसने अपनी बीए की पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी। आयशा के वालिद अमजद साहब एक सरकारी महकमे से रिटायर्ड क्लर्क थे, जिनकी दुनिया सिर्फ उनकी 2 बेटियां आयशा और मरियम थीं। मरियम अभी स्कूल में थी। अमजद साहब को हमेशा ये फिक्र खाए जाती थी कि उनके बाद उनकी बेटियों का क्या होगा। इसी दौरान अरसलान का रिश्ता आया। जब शमीम बेगम, अरसलान की मां, पहली बार आयशा को देखने आई तो उनके चेहरे पर आजीजी का नकाब था। वो अमजद साहब से बोली, अमजद भाई, मुझे गाय भैंस नहीं, अपने घर के लिए एक सुघड़ और नमाज रोजे की पाबंद लड़की चाहिए। मेरा अरसलान माशाअल्लाह अपना छोटा सा कारोबार चलाता है, झूठ सच से दूर रहता है। बस आपकी दुआ चाहिए। अमजद साहब की तो जैसे मुराद पूरी हो गई। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, अपनी पेंशन के पैसे और बीवी के बचे हुए चंद जेवरात बेचकर आयशा को रुखसत किया। आयशा जब सुर्ख जोड़े में रुखसत हो रही थी तो उसके दिल में अरसलान के लिए इज्जत और सास के लिए माँ जैसा एहतराम था, मगर वह ये नहीं जानती थी कि वह एक ऐसे घर जा रही है जहाँ मोहब्बत नहीं, बल्कि एक भीषण तूफान उसका मुंतजिर था। शादी के शुरुआती चंद हफ्ते बहुत पुरसुकून गुजरे। अरसलान आयशा से हंसकर बात करता, कभी कभार उसके लिए गजरे भी ले आता। आयशा को लगा कि उसकी किस्मत जाग उठी है। शादी के 3रे महीने से अरसलान का असल चेहरा सामने आना शुरू हो गया था। कारोबार में नुकसान का बहाना बनाकर वो अक्सर रात देर से घर लौटने लगा। उसकी आंखें सुर्ख होती और बातों में चिड़चिड़ाहट होती। आयशा, जो उसके लिए रात भर जागकर खाने का इंतजार करती, जब भी पूछती, अरसलान आप इतनी देर से क्यों आए, तो वो आगे से झिड़क देता, औरत हो, औरत की तरह रहो, मेरे मामलात में टांग उड़ाने की जरूरत नहीं है। एक रात अरसलान जब घर आया तो उसके मुंह से एक अजीब कड़वी बू आ रही थी। आयशा ने जब उसका कोट पकड़ना चाहा
तो अरसलान लड़खड़ा गया। वह शराब के नशे में धुत था। आयशा का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसने रोते हुए सास शमीम बेगम के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अम्मी जी, देखिए अरसलान को क्या हुआ है, यह किस हाल में आए हैं। शमीम बेगम ने चादर ओढ़ी अरसलान को देखा और फिर आयशा को घूरते हुए बोली, शोर मत मचाओ आयशा, मर्द है, बाहर दोस्तों में बैठते हैं तो ऊंच नीच हो जाती है। तुम इतनी सी बात पर हंगामा खड़ा न करो। जाओ चुपचाप उसके जूते उतारो और उसे सुलाओ। आयशा हैरान रह गई। उसे अंदाजा हो गया कि सास को सब मालूम था। उन्होंने जानबूझकर उस मासूम खानदान को धोखा दिया। चंद ही दिनों में आयशा पर यह इंकिशाफ भी हुआ कि अरसलान सिर्फ शराबी नहीं बल्कि जुए का आदी भी है। उसका कारोबार तबाह हो चुका था और वो मोहल्ले के कई लोगों का कर्जदार था। वो रोज रात को जुए के अड्डे पर बैठता। शुरू में जीतता, लेकिन फिर अपनी हार को जीतने के चक्कर में घर का एक एक पैसा हारने लगा। अरसलान के अखलाक का जनाजा निकल चुका था और अब उसके गुस्से का निशाना सिर्फ और सिर्फ आयशा थी। घर का माहौल अब बिल्कुल बदल चुका था। शमीम बेगम ने आयशा को अकेली पाकर उस पर कामों का वो बोझ डाल दिया जो एक इंसान के बस से बाहर था। घर का काम करने वाली मासी को हटा दिया गया क्योंकि अरसलान के पास उसे देने के लिए पैसे नहीं थे। जून की कड़कती धूप हो या जुलाई की हबस, आयशा सुबह 5 बजे उठती। वो सहन में झाड़ू लगाती, बड़े बड़े पतीलों में खाना पकाती। किचन में कोई पंखा नहीं था। पसीने की धारें उसके चेहरे से बहकर जमीन पर गिरती, मगर उसे दम लेने की इजाजत नहीं थी। शमीम बेगम आराम से लाउंज में बैठकर टीवी देखती और जहां आयशा से जरा सी देर होती, उनकी जुबान कैंची की तरह चलने लगती। शमीम बेगम की आवाज पर आयशा चौंकी। जी, मैं कह रही हूँ पहले अरसलान के कपड़े इस्त्री करो, शाम को उसे दोस्तों के साथ जाना है। आयशा ने सिर हिला दिया और कपड़े उठाकर कमरे में चली गई। दोपहर ढल रही थी। कमरे में पंखा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। आयशा इस्त्री कर रही थी। रात देर तक जागने की वजह से उसकी आंखें बोझिल थीं। सुबह फज्र से पहले उठ गई थी। पहले नाश्ता बनाया, फिर सफाई की, फिर बर्तन धोए, फिर सास के कपड़े धोए और अब इस्त्री कर रही थी। इसी दौरान उसकी नजर मेज पर रखी अपने वालिद की तस्वीर पर पड़ी। आंखें नम हो गईं। कितने महीने हो गए थे उन्हें देखे हुए। अचानक जलने की बू आई। आयशा चौंकी। इस्त्री काफी देर से एक ही जगह रुकी हुई थी। अरसलान की सफेद कमीज पर भूरा सा निशान बन चुका था। आयशा का रंग उड़ गया। या अल्लाह, उसके होठों से बेख्तियार निकला। इसी लम्हे दरवाजा खुला। शमीम बेगम अंदर दाखिल हुई। उनकी नजर कमीज पर पड़ी और चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ये क्या किया तुमने? आयशा के हाथ कांपने लगे। गलती हो गई अम्मी जी, गलती, हर वक्त गलती। शमीम बेगम ने कमीज उसके हाथ से छीन ली। पता है यह कमीज कितनी महंगी थी। अब अरसलान आएगा तो वो तुझे बताएगा कि मर्दों के कपड़े कैसे जलाए जाते हैं। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, मगर वह जानती थी अभी असल तूफान आना बाकी था। और फिर रात के 10 बजे बाहर गली में गाड़ी रुकने की आवाज आई। आयशा का पूरा जिस्म कांप उठा। वो आ गया था। दरवाजा एक धमाके से खुला। अरसलान अंदर दाखिल हुआ। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। शराब की कड़वी और तेज बू पूरे लाउंज में फैल गई। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था, जैसे वो बाहर से कोई जंग हार कर आया हो। शमीम बेगम फौरन अपने कमरे से बाहर आई। उनके हाथ में वो जली हुई कमीज थी। देखो अरसलान, अपनी लाडली बीवी के कारनामे। तुम्हारी सबसे पसंदीदा कमीज जला दी इसने। मैं तो थक गई हूँ इसे समझा समझा कर। अरसलान की सुर्ख आंखें आयशा पर टिक गईं। वहशियों की तरह किचन की तरफ बढ़ा। आयशा पीछे हटी, यहाँ तक कि उसकी पीठ दीवार से जा लगी। अरसलान, मेरी बात सुने, मुझसे गलती। उसका जुमला पूरा भी न हुआ था। थप्पड़
एक जोरदार बेरहम थप्पड़ आयशा के गाल पर पड़ा। वो लड़खड़ाई, मगर अरसलान ने उसके बाल पकड़कर उसे दोबारा सीधा किया। मेरी कमीज जलाई तुमने? तुम्हारी ये जुर्रत? उसने आयशा को जोर से फर्श पर पटक दिया। आयशा का सिर बावर्ची खाने के स्लैब से टकराया। एक गहरा दर्द उसके पूरे वजूद में दौड़ गया। अरसलान, अल्लाह के लिए छोड़ दे, मुझे दर्द हो रहा है। आयशा ने रोते हुए उसके पैर पकड़ने की कोशिश की, मगर अरसलान पर जैसे कोई भूत सवार था। उसने पास पड़ा हुआ लोहे का चमचा उठाया और आयशा के बाजू पर दे मारा। आह! अब्बू! आयशा की एक दर्दनाक चीख निकली, मगर वो चीख किचन की दीवारों से टकरा कर रह गई। बाहर लाउंज में शमीम बेगम आराम से सोफे पर बैठी जैसे कुछ सुन ही न रही हो। उनके चेहरे पर एक इबरतनाक मुस्कुराहट थी। रात का आखिरी पहर था। पूरे घर में मौत का सा सन्नाटा था। आयशा किचन के ठंडे मिट्टी वाले फर्श पर पड़ी थी। उसके माथे से खून बहकर जम चुका था। उसका बाजू नीले निशानों से भर चुका था और वहाँ शदीद सूजन थी। वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से दीवार का सहारा लिया और बैठ गई। अपने फटे हुए दुपट्टे से उसने अपने आंसू पोंछे। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहाँ आसमान पर तारे चमक रहे थे। जब भी अरसलान उस पर हाथ उठाता, उसका दिल चाहता कि वो तलाक ले ले, मगर हर बार वो रुक जाती, क्योंकि उसके पाँव में मजबूरी की भारी जंजीरें थीं। उसके वालिद दिल के मरीज थे। डॉक्टर ने उन्हें किसी भी किस्म के सदमे से मना किया था। अगर उन्हें पता चलता कि उनकी लाडली बेटी पर यह कयामत गुजर रही है तो वो जीते जी मर जाते। और दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन मरियम थी, जिसकी अभी शादी होनी थी। तरफ समाज के तल्ख रवैये आयशा को आगे बढ़ने से रोक देते थे। अगर मैं तलाक लेकर घर बैठ गई तो मरियम से कौन शादी करेगा? ये सोच उसे अंदर ही अंदर खोखला कर देती थी। और सबसे बड़ी बात, शमीम बेगम ने उसे वाज़ेह अल्फाज में धमकी दे रखी थी। आयशा, अगर तुमने यहाँ का एक भी किस्सा अपने बाप को बताया या तलाक की बात की, तो हम पूरे मोहल्ले में तुम्हारे बाप की इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। कह देंगे कि तुम बदचलन हो, इसलिए हमने तुम्हें निकाला। अगले दिन आयशा की छोटी बहन मरियम और अमजद साहब अचानक उससे मिलने आ गए। आयशा ने जल्दी से अपने जख्मों को छुपाने के लिए बड़ा दुपट्टा ओढ़ा, माथे की चोट पर पट्टी बांधी और उस पर हिजाब सेट कर लिया ताकि किसी को कुछ नजर न आए। जब अमजद साहब ने बेटी का जर्द चेहरा देखा तो उनका दिल भर आया। बेटी, तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? क्या अरसलान तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? आयशा ने जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट सजाई और अपने बाप का हाथ चूमते हुए बोली, नहीं अब्बू, वह तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बस मौसम बदल रहा है ना, इसलिए थोड़ी तबीयत नासाज रहती है। आप बताइए, मरियम की पढ़ाई कैसी चल रही है? मरियम ने आयशा के बाजू पर हाथ रखा तो आयशा दर्द से तड़प उठी, क्योंकि वहाँ स्त्री का जख्म अभी हरा था। मरियम चौंक गई। बाजी, क्या हुआ? आयशा ने बात टाल दी। कुछ नहीं, किचन में चाय बनाते हुए गर्म पानी गिर गया था। जब वो दोनों चले गए तो आयशा कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोई। आयशा कमरे के कोने में बैठी थी, चुपचाप, खामोश। रात के आखिरी पहर। अचानक दरवाजा खुला। अरसलान कमरे में आया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखें सुर्ख थीं। वह सीधा चारपाई पर आया। आज तुम्हें समझ आ जाएगी, उसने आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहा। आयशा पीछे हट गई। नौमान, प्लीज, मैं थक चुकी हूँ। खामोश, उसने गुस्से से कहा। तुम्हें हमेशा थकावट ही होती है। आयशा की आवाज बंद हो गई। इसी लम्हे शमीम बेगम की आवाज भी अंदर आई। इसे ज्यादा नखरे मत करने दो, शुरू से ही इसे सीधा रखना चाहिए था। आयशा ने बेबसी से उन दोनों को देखा। वह समझ चुकी थी, इस घर में वो अकेली है, बिल्कुल अकेली। उसने सिर्फ आंखें बंद कर ली। आयशा की बंद आंखों के पीछे सिर्फ अंधेरा था और सामने खौफ की दीवार। अरसलान ने आयशा का बाजू इतनी जोर से दबोचा
कि उसकी उंगलियां आयशा के गोश्त में धंस गईं। अरसलान ने उसे अपनी तरफ झटका दिया। उसके मुंह से निकलती शराब की बदबू आयशा का दम घोंट रही थी। आयशा ने दर्द से तड़पते हुए अपनी दूसरी हथेली उसके सीने पर रखी। अरसलान, खुदा के लिए छोड़े, मेरा बाजू टूट जाएगा, टूट जाए तो टूट जाए। नौमान ने उसे जोर से पीछे धकेला। आयशा ने चीख दबा ली। 2 साल इसी कर्ब में गुजर गए। मरियम का रिश्ता एक बहुत अच्छे और शरीफ खानदान में तय हो गया था और शादी में सिर्फ 1 महीना बाकी था। आयशा अंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी थी, मगर उसने अपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा था। एक दिन आयशा की सहेली साइमा उससे मिलने आई। आयशा का सूजा हुआ चेहरा देखकर साइमा का दिल खून के आंसू रोया। आयशा, तुम क्यों बर्दाश्त कर रही हो ये सब? तुम पढ़ी लिखी हो, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो, तलाक क्यों नहीं ले लेती उस दरिंदे से? साइमा ने तड़प कर पूछा। आयशा ने एक गहरी और सर्द आह भरी। उसकी आंखों में बेबसी का समंदर था। साइमा, तलाक लेना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं अपने बूढ़े बाप को जीते जी नहीं मारना चाहती। आयशा ने रोते हुए कहा, तुम जानती हो, मेरी छोटी बहन मरियम की शादी होने वाली है। हमारे समाज में अगर बड़ी बहन तलाक याफ्ता होकर घर बैठ जाए तो छोटी बहन के रिश्ते आना बंद हो जाते हैं। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। वो के पास आयशा के इस कड़वे सच का कोई जवाब नहीं था। आयशा अपनी जात को मिटाकर अपने खानदान की ढाल बनी हुई थी। इधर अरसलान का कर्ज अब करोड़ों तक पहुंच चुका था और कर्ज ख्वाह रोज उसके घर के चक्कर काटते थे और उसे जान से मारने की धमकियां देते थे। गाड़ी, जेवर और महंगे कपड़े, सब कुछ जुए की नजर हो चुका था। एक रात अरसलान और शमीम बेगम कमरे में बैठकर मंसूबा बना रहे थे। आयशा बाहर बर्तन धो रही थी कि उसके कानों में उनकी आवाज पड़ी। अम्मी, अगर मैंने अगले हफ्ते तक 20 लाख ना दिए तो वो मुझे गोली मार देंगे। अरसलान खौफ से कांप रहा था। शमीम बेगम ने मक्काराना लहजे में कहा, एक ही तरीका है। आयशा के बाप का जो मकान है वो काफी कीमती है। आयशा को मजबूर करो कि वो अपने बाप से कहे कि वो मकान अरसलान के नाम कर दे या फिर उसे बेचकर पैसे दे। अगर वो न मानी तो? अरसलान ने पूछा। नहीं, कैसे मानेगी? उसके बाल नोचो, उसकी हड्डियां तोड़ो, जब जान पर बनेगी तो वो खुद ही बाप के पास भागेगी कागजात लेने। शमीम बेगम ने जहर उगला। आयशा के हाथ से शीशे का गिलास छूटकर फर्श पर गिरा और चकनाचूर हो गया। छना आग की आवाज पर अरसलान और सास बाहर आ गए। आयशा के चेहरे पर अब खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सा अज़्म था। मैं अपने अब्बू का घर कभी आपके जुए की नजर नहीं होने दूंगी, आयशा ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा। अरसलान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने किचन में पड़ा हुआ लोहे का चिमटा उठाया और आयशा को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। तुम्हारी यह जुर्रत, हमारे सामने जुबान चलाती हो। उसने आयशा को इस कदर मारा कि वो लहूलुहान हो गई। शमीम बेगम ने अरसलान से कहा, इसे इसी हाल में स्टोर रूम में बंद कर दो। जब तक वो दस्तक नहीं करती उसे दाने का एक तिनका भी नहीं मिलेगा। उन्होंने आयशा को अंधेरे स्टोर रूम में फेंककर बाहर से ताला लगा दिया। रात के पिछले पहर जब सब सो रहे थे, आयशा को होश आया। उसका पूरा जिस्म दर्द से शल था, मगर उसके अंदर की औरत जाग चुकी थी। मरियम की शादी में सिर्फ चंद दिन बाकी थे और सब तैयारियां हो चुकी थी। आयशा ने सोचा कि अगर वो अब यहाँ रही तो ये लोग उसे मार डालेंगे। उसने स्टोर रूम की पुरानी लकड़ी की खिड़की को पूरी ताकत से धक्का दिया। उसके हाथ जख्मी हुए मगर खिड़की खुल गई। वो रेंगती हुई वहाँ से निकली और रात के अंधेरे में सड़क पर भागने लगी। उसके कपड़े फटे हुए थे, पाँव से खून बह रहा था, मगर वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो अपने बाप के घर नहीं गई, बल्कि वो अपनी सहेली साइमा के घर पहुंच गई, जो शहर के दूसरे कोने में रहती थी। साइमा और उसके शोहर ने जब आयशा की ये हालत देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फौरन आयशा का इलाज करवाया। आयशा ने साइमा से इल्तिजा की, साइमा, मेरे अब्बू को कुछ मत बताना, वरना मरियम की शादी टूट जाएगी। बस चंद दिन मुझे अपने पास छुपा लो।
मरियम की शादी पुरसुकून अंदाज में हो गई। आयशा उस शादी में शामिल नहीं हो सकी। उसने अपने बाप से झूठ बोला कि वो ससुराल के साथ किसी दूसरे शहर गई हुई है। जैसे ही मरियम रुखसत हुई, आयशा ने अपने वालिद को साइमा के घर बुलाया और उन्हें अपनी हालत दिखाई। आयशा ने बाप के गले लगकर सब कुछ उगल दिया। अब्बू, वो इंसान नहीं दरिंदा है। वो जुए और शराब में सब हार चुका है। अब तो घर का ये हाल है कि जुए की लत की वजह से अरसलान लाखों के कर्ज तले दब चुका है और कर्ज देने वाले रोज उनके दरवाजे पर आकर तमाशा करते हैं। वो मजीद जहर नहीं पी सकती थी। अमजद साहब अपनी बेटी के जिस्म पर जख्म देखकर ज़ारो कतार रोए। उन्होंने आयशा का हाथ थामा और कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें दोज़ख में धकेल दिया। अब तुम वहाँ कभी वापस नहीं जाओगी। जब अरसलान को पता चला कि पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो आपे से बाहर हो गया। उसने आयशा को तलाक के कागजात भेज दिए। तलाक के कागज मिलने के बाद आयशा ने माजी के मलबे से खुद को दोबारा खड़ा करने का फैसला किया। वो पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने एक छोटे से स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। उसकी तनख्वाह कम थी, मगर उसमें जो सुकून और इज्जत थी, वो अरसलान के महल में भी नहीं थी। आयशा रोज रात को देर तक पढ़ती। उसने कंप्यूटर के कोर्स किए और अपनी सलाहियतों को बढ़ाया। दूसरी तरफ कुदरत का कानून हरकत में आ चुका था, क्योंकि कर्जदारों का दबाव बढ़ रहा था। एक रात जब अरसलान जुए के अड्डे से निकल रहा था, तो कर्जख्वाहों ने उसे घेर लिया। उन्होंने अरसलान से पैसे मांगे। जब उसने न होने का कहा, तो उन्होंने लोहे की रॉड से अरसलान पर हमला कर दिया। उन्होंने उसकी दोनों टांगे इस बुरी तरह तोड़ दी कि हड्डियां चूर चूर हो गई और उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। जब उसे अस्पताल लाया गया, तो डॉक्टरों ने बताया कि वो अब कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। वो उम्र भर के लिए मफलूज हो चुका था। इसी सदमे में शमीम बेगम को रात के वक्त फारिस का शदीद हमला हुआ, जिससे उनका पूरा दायां हिस्सा और जुबान मारे गए। वो औरत जो कभी आयशा पर चीखती थी, अब एक लफ्ज बोलने के लिए भी मोहताज हो चुकी थी। उनका सारा घर, जेवर और सामान कर्ज की लाद में बिक गया और वो दोनों एक छोटे से किराए के कमरे में बेयार और मददगार पड़ गए, जहां उन्हें पानी देने वाला भी कोई नहीं था। कुछ ही अरसे में आयशा की मेहनत रंग लाई और उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब मिल गई। वो सुबह सवेरे निकलती और शाम को थकी हारी घर लौटती, मगर उसके चेहरे पर एक अज़्म था। इस दौरान उसे मालूम हुआ कि वो उम्मीद से है। अरसलान के जुल्म की आखिरी निशानी उसके बत्न में पल रही थी। साइमा ने कहा, आयशा, तुम इस बच्चे को दुनिया में क्यों ला रही हो? ये उस जालिम की निशानी है। आयशा ने अपने पेट पर हाथ रखा और नरमी से बोली, नहीं साइमा, ये बच्चा सिर्फ मेरा है। ये अरसलान की निशानी नहीं, बल्कि मेरे सब्र का फल है। मैं इसे एक अच्छा इंसान बनाऊंगी, एक ऐसा मर्द जो औरत की इज्जत करना जानता हो, क्योंकि इसकी परवरिश मैं करूंगी, वो नहीं। 9 महीने बाद आयशा ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने फराज रखा। फराज की पैदाइश ने आयशा की जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने बेटे को आला तरीन मकाम पर पहुंचाना। आयशा ने कंपनी में दिन रात एक कर दिया। उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर उसे कंपनी का मैनेजर बना दिया गया। उसने अपने वालिद के लिए एक छोटा सा नया घर खरीदा और मरियम भी अपने घर में बहुत खुश थी। आयशा का माजी अब एक धुंधला ख्वाब बन चुका था, मगर कहानी का सबसे बड़ा सबक अभी बाकी था। 24 साल गुजर गए। वक्त का पहिया इतनी तेजी से घूमा कि आयशा के बालों में चांदी उतर आई थी, मगर उसके चेहरे का वकार और रौब देखने लायक था। उसका बेटा फराज अब 24 साल का एक निहायत होनहार, खूबसूरत और ज़हीन नौजवान बन चुका था, जिसने अपनी माँ की कुर्बानियों को राइंगा नहीं जाने दिया था। फराज ने मेडिकल की पढ़ाई मुकम्मल की और शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बहैसियत कार्डियोलॉजिस्ट, दिल के डॉक्टर काम शुरू कर दिया। वो अपनी माँ के पैरों की खाक को अपने सर का ताज समझता था। एक दिन डॉक्टर फराज अस्पताल के जनरल वार्ड का राउंड कर रहे थे कि उनकी नजर एक बूढ़े निहायफ और मफलूज शख्स पर पड़ी, जो व्हीलचेयर पर बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो खांसी से बेहाल था। उसके पास कोई तीमारदार नहीं था। अस्पताल का अमला भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था।
फराज का दिल पिघल गया। वो उसके पास गए और उसका मुआयना करने लगे। उस बूढ़े आदमी की फाइल पर नाम लिखा था अरसलान अहमद। फराज ने जब उसका केस देखा तो मालूम हुआ कि उसे दिल का शदीद दौरा पड़ा है और उसे फौरी ऑपरेशन की जरूरत है, वरना वो मर जाएगा। फराज ने अपने असिस्टेंट से कहा, इनका नाम फौरन इमरजेंसी लिस्ट में डालो, इनका ऑपरेशन मैं खुद करूंगा। शाम को जब आयशा अपने बेटे को लेने अस्पताल आई तो फराज ने उसे बताया, अम्मी, आज वार्ड में एक बहुत बेबस बूढ़ा मरीज आया है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसकी माँ का भी सालों पहले फॉलिस से इंतकाल हो चुका था। वो व्हीलचेयर पर है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मैंने फैसला किया है कि मैं उसका इलाज अपने पैसों से करूंगा। आयशा ने बेटे की पेशानी चूमी। मुझे तुम पर फख्र है फराज, चलो मुझे भी उससे मिलवाओ। जब आयशा फराज के साथ उस वार्ड में दाखिल हुई जहां अरसलान बेड पर लेटा था, तो जैसे वक्त वहीं रुक गया। अरसलान ने जैसे ही आयशा को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आयशा, जो अब एक मुअज़्ज़ज़ महंगे लिबास में मलबूस पुरवकार खातून थी, और अरसलान, जो एक जिंदा लाश बन चुका था। अरसलान की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने लरजती हुई आवाज में कहा, आयशा, तुम? फराज चौंक गया। अम्मी, क्या आप इन्हें जानती हैं? आयशा ने गहरा सांस लिया। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा या इंतकाम का जज्बा नहीं था, सिर्फ एक पुरसुकून खामोशी थी। उसने फराज की तरफ देखा और कहा, फराज, ये तुम्हारे वालिद हैं अरसलान। फराज के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो उस शख्स को देखने लगा जिसकी दास्तानें सुनकर वो बड़ा हुआ था, जिसने उसकी माँ पर जुल्म किया था। फराज का हाथ गुस्से से कांपने लगा, मगर आयशा ने उसका हाथ थाम लिया। फराज, तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हारा फर्ज जान बचाना है, बदला लेना नहीं, और मेरे बेटे को कुदरत ने इस काबिल बनाया है कि वो अपने बाप की जिंदगी बचा सके। अपना फर्ज पूरा करो बेटा। अरसलान ने रोते हुए अपने मफलूज हाथ आयशा के सामने जोड़ दिए। आयशा, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी सजाएं मिल गईं। मैं रोज मरता हूँ, रोज जीता हूँ। खुदा ने मुझे इबरत का निशान बना दिया, मुझे माफ कर दो। आयशा ने सुकून से कहा, अरसलान, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन मैंने वो घर छोड़ा था। अल्लाह तुम्हें सेहत दे। आयशा कमरे से बाहर निकल आई। उसका दिल आज बिल्कुल हल्का हो चुका था। उसने देख लिया था कि खुदा का इंसाफ कैसे खामोशी से काम करता है। अरसलान का ऑपरेशन कामयाब रहा। फराज ने अपनी माँ के कहने पर उसका पूरा ख्याल रखा। जब अरसलान अस्पताल से डिस्चार्ज होने लगा तो फराज ने उसके लिए एक अच्छे ओल्ड एज होम, औलाद आदम सेंटर में रहने और उसके माहाना अखराजात का इंतजाम कर दिया, ताकि उसे सड़कों पर भीख ना मांगनी पड़े। अरसलान अब बाकी की जिंदगी खुदा के हुजूर तौबा और पशेमानी में गुजार रहा था। वो रोज आयशा और फराज के लिए रोकर दुआएं मांगता था। चंद महीनों बाद आयशा के घर में एक बहुत बड़ी खुशी की तकरीब थी। फराज की शादी शहर के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और शरीफ खानदान की लड़की डॉक्टर हानिया से हो रही थी, जो फराज की तरह ही अखलाक की धनी थी। घर फूलों और रोशनियों से जगमगा रहा था। आयशा सफेद और सुनहरे रंग के खूबसूरत जोड़े में मलबूस, गले में मोतियों का हार पहने मेहमानों का इस्तकबाल कर रही थी। उसके चेहरे पर जो नूर और इत्मीनान था, वो उसके सालों के सब्र की गवाही दे रहा था। मरियम अपने बच्चों के साथ आई हुई थी और अमजद साहब अगरचे बूढ़े हो चुके थे, मगर अपनी बेटी की ये कामयाबी और खुशी देखकर उनका चेहरा फख्र से चमक रहा था। जब निकाह के बाद फराज अपनी दुल्हन हानिया का हाथ थामे आयशा के पास आया तो दोनों ने झुककर आयशा को सलाम किया और फिर फराज ने आयशा को गले से लगा लिया। अम्मी, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन माँ हैं। फराज की आंखों में मोहब्बत के आंसू थे। हानिया ने आयशा का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, अम्मी जी, मैं वादा करती हूँ कि मैं इस घर में आपके दुखों का मदावा बनूंगी। आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। आयशा ने दोनों के सर पर हाथ रखा और ऊपर आसमान की तरफ देखा, जहाँ चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। उसे याद आया वो वक्त जब वो किचन के ठंडे फर्श पर रोती थी, जब उसका जिस्म जख्मों से चूर था, मगर आज उसके पास दुनिया की हर नेमत थी, इज्जत, एक कामयाब और फरमाबरदार बेटा और सबसे बढ़कर दिल का सुकून। ये कहानी हमें सिखाती है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
जुल्म की रात जितनी भी काली और तवील हो, इंसाफ का सूरज जरूर तुलू होता है। औरत का सब्र उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी वो ताकत है जो एक दिन मकाफात अमल के जरिए जालिम को खाक में मिला देती है और साबिर को दुनिया और आखिरत में सरखरू कर देती है।